लाल किले की जो घटना हुई है, अगर उसमें कुछ भी देश के हित में काम होना था, कुछ भी इतना सा मतलब इतना सा भी, सबसे पहले अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। सबसे पहले अगर इसके लिए कोई भी देश हित में कार्य होना चाहिए था, क्योंकि अमित शाह साहब पूरी तरीके से फेल हैं एज ए होम मिनिस्टर, नाकाम है। उनसे कुछ बात की नहीं जा रही, मतलब पूरी तरीके से वो मोदी जी की तरह है, उनको कुछ किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है। क्रिकेट में अपने सुपुत्र को सबसे बड़ा क्रिकेट दांव बनाने का काम तो वो कर सकते हैं। अमित शाह साहब ने क्या काम किया है, जिस प्रकार से जय शाह साहब को, वरना हालात इतने बुरे नहीं होते देश के, अमित शाह साहब ने जिस प्रकार से जय शाह साहब की जितनी अकल क्रिकेट के बारे में जय शाह साहब को है और उनको क्रिकेट का सबसे बड़ा सरताज बना दिया, वैसे ही लोग उन्हें पसंद आते हैं, वैसे ही पुलिस अधिकारी उन्हें पसंद आते हैं जो भ्रष्ट हो और जिनको कुछ आता नहीं हो, काम धाम कुछ नहीं आता हो। बहुत सख्त शब्द बोल रहा हूं, लेकिन वो क्योंकि भ्रष्ट हैं। एक पटेल साहब जम्मू कश्मीर में से पकड़े गए थे ना, जो मोदी जी और अमित शाह जी के क्लोज बताए जा रहे थे, ब्लैक कैट कमांडोज थे, उनके पास पैसे इकट्ठे करते घूम रहे थे वो। तो जम्मू कश्मीर का जो पुलिस प्रशासन है वो भी अमित शाह जी के कंट्रोल में है और पूरे देश की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या जय शाह साहब जैसे ही एनआईए में ऑफिसर्स बिठा रखे हैं उन्होंने, क्या जय शाह साहब जैसे ही कश्मीर पुलिस में और दूसरी पुलिस में, दिल्ली पुलिस के अंदर इसी प्रकार के ऑफिसर्स बिठा रखे हैं, जिनसे अब जो क्रिमिनल वकील होंगे ना, जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते होंगे, उनको मतलब सब हम लोग अपना सर पीट रहे हैं ऐसे कि 3000 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट था तो उसको यहां से ढोके ले जाके कश्मीर ले जाने की क्या आवश्यकता थी, बताइए आप मुझे। और सैंपलिंग जो होती है ना, वो सैंपलिंग तो जहां से रिकवरी होती है ना, सैंपलिंग वहीं से होती है। ये वकील अपना सर फोड़ रहे हैं कि अमित शाह जी क्या तुमने कैसे अफसर बना रखे हैं। हम लोग मतलब हैरान परेशान हैं जो वकील हैं, क्रिमिनल लॉयर्स जो हैं, कि ये क्या कर रखे। और फिर जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था वो सारा का सारा, जो सबसे ज्यादा काम आना था ट्रायल में, वो सारा गायब। मतलब और किसी भी अधिकारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है, बताइए आप मुझे। इतनी बड़ी घटना हो गई, सबसे ज्यादा जो सबूत थे, जो अमोनियम नाइट्रेट था, वो सारा गायब, डिस्ट्रॉय। और इस पे ना कोई इंक्वायरी, ना इस किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई के भाई यहां से ढोके तुम कश्मीर क्यों ले गए थे। क्या सीएफएसएल कश्मीर में है? क्या रिकवरी की सीजर्स जो होते हैं वो कश्मीर ले जाके होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर। तो ये पहले दिन से, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि इन केसेस में पूरी तरीके से जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको फंसाने का काम होता है। और इसीलिए ये घटनाएं बार बार होती हैं, क्योंकि असली लोग, जो असली आतंकवादी होते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं। ये जो बेगुनाह लोगों को फंसा दिया जाता है उनमें, और एक माहौल ऐसा बन जाता है, क्योंकि घटना तो बहुत बड़ी है, हर आदमी के इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो सच्चाई ढूंढने की क्षमता कम हो जाती है जब इमोशंस बीच में आ जाते हैं। इसका लाभ उठा के अपने भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह साहब को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। और अगर कोई ईमानदारी से काम देखे, हम लोग तो अभी एक ही बात को जानते हैं ना, जो भी काम ईमानदारी से होगा उसकी वीडियो ऑडियो फुटेज होगी। कानून में प्रावधान है, जो सीरियस इन्वेस्टिगेशन के केसेस होते हैं, SC/ST एक्ट में भी है, उनकी वीडियोग्राफी कराई जाती है सारे इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन की जब ऑडियो वीडियोग्राफी होगी तो सच्चाई सामने आ जाती है सब। जो नहीं कराते वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ये हमारा मानना है। और इसमें आप देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां तो पहले ही हो गई ना, पहले कुछ ही दिनों में हो गई। अब क्या सजा होगी इस केस में जब मटेरियल नहीं रहा, आप मुझे ये बताओ। और ये अमित शाह साहब की कंट्रोल में सब काम हो रहे हैं। अमित शाह साहब को कम से कम इस्तीफा इसी बात पे दे देना चाहिए। अगर ब्लास्ट पे भी नहीं दिया तो ये जो डिस्ट्रॉय हो गए, वहां बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मर गए, क्योंकि उन बेचारों को, एक तहसीलदार साहब का पता लग रहा है, क्या वो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है, जो उनसे सैंपलिंग कराई जा रही थी। वहां कोई सरकारी अफसर है जो एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे बुला के सैंपलिंग कराई जाएगी। मतलब जय शाह साहब हर जगह ही क्रिकेट जय शाह साहब खेलेंगे,
क्या हो रहा है देश में, ये महत्वपूर्ण बात है। सरकार कह रही है कि मुसलमान जो है आतंकवादी हैं और सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एएमयू बताया जा रहा है कि आतंक का अड्डा है। देखिए, अब इसमें एक और थ्योरी आती है, वो भी लॉजिकली चलते हैं। पाकिस्तान को डराने में, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने में मोदी जी डींगे तो बहुत बहुत हाँकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल ही रहा है ना, चल रहा है ना। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां कौन कराता है? पाकिस्तान। देश में आतंकवादी घटनाएं कौन करा रहा है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। ये एस्टेब्लिश्ड बात है ना। मोदी जी ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि अब हमने ऐसा सबक सिखा दिया है, लंबे समय तक पाकिस्तान की जो हिम्मत नहीं होगी एस्टेब्लिशमेंट की वहां के कि भारत की तरफ टेढ़ी आंख करके भी देख ले। था ना यही? तो मोदी जी को कुछ थोड़ा बहुत आईना भी देखना चाहिए अपने आप भी, कि भाई ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप साहब के कहने से, जिस भी वजह से बंद क्यों किया था? फौज तो हमारी, जो हमारी सेना थी वो तो कंट्रोल करने को जा रही थी ना, उसको रोका क्यों था? अब तो कम से कम इस सवाल का जवाब दे दें, जबकि ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था तो रोका क्यों था? और अगर पूरा हो गया था तो ये क्यों हुआ है? और ये पहली घटना नहीं है, कश्मीर में तो एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद से। तो मोदी जी अब तो बता दें कि क्या उनके बस की नहीं रही? बिल्कुल नहीं रही तो किसी और से करवा लेंगे काम। डोभाल साहब के बस की नहीं रही। हमारे देश में कोई अच्छे अफसरों की कमी नहीं है। सारे के सारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जो जो ईमानदार अफसर होंगे, ये मैं इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बोल रहा हूं, ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा केस, अगर ईमानदार अफसरों को ले आए। ईमानदार अफसर सब बेचारे अपने दांत काट के और मतलब फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हैं सब जगह, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं कि हम इस केस को यूं ही सुलझा लेंगे। उनको लाएंगे नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों को लाएंगे जिनको आता जाता ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं। ये बुनियादी बात है। अब पाकिस्तान के लिए चलते हैं। अगर देखिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि कहा जाता है ना कि मुसलमानों की तो हमदर्द होनी चाहिए ना, पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है कि नहीं? तो वो कोई कार्य करे तो उसका जिम्मेदार मुसलमानों के ऊपर उसकी गाज गिरे, ऐसा तो कोई मुस्लिम हितैषी नहीं चाहेगा ना। और बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए क्या पूरे देश में अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसको पैसे दे रही है, फाइनेंस कर रही है, तो क्या मुस्लिम ही बचे हैं? बताइए आप मुझे। अभी जो हमारे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो ब्रह्मोस की सारी राज जो बेचे थे, आरएसएस के जो बहुत बड़े प्रचारक थे, वो अभी भी जेल में हैं। वो भी तो पाकिस्तान के हाथों में खेलने को, मतलब वो तो तत्पर थे ना सब। आरएसएस के तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के गतिविधियों में पकड़े गए। अभी एक और मैं खबर देख रहा था कि अमेरिका में लॉबिंग के लिए एक ही फर्म एंगेज की है, पाकिस्तान की सरकार ने और आरएसएस ने। एक ही लॉ फर्म, मतलब इतना खुला गठजोड़ तो कहीं नहीं मिलेगा। लॉ फर्म भी मतलब जो कहा जाता है ना कि जो लॉबिंग फर्म है, वो भी दोनों मित्रों ने एक ही चुन ली है, आरएसएस ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में। मित्र तो है ही ना आपस में, और कोई सबूत चाहिए लोगों को? तो अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मुसलमान की हितैषी होती तो क्या काम करती? भाई ये लोग तो घूम ही रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा ले लेंगे या कम ले लेंगे, पैसे ही तो खर्च करने हैं, तो इन्हीं के थ्रू करा लेते। उनको तो भारत को नुकसान करना था ना। तो नुकसान करने का हक नहीं है। पाकिस्तान, चाइना और आरएसएस का एजेंडा एक है, भारत को नुकसान करने का एजेंडा एक और एक ही है, हिंदू मुसलमान करो। वैसे भारत कमजोर नहीं होगा। क्यों? क्या आपको लगता है कि भारत की सेना, भारत के ईमानदार पुलिस ऑफिसर या भारत की जनता इस ब्लास्ट से, किसी भी ब्लास्ट से डर जाएगी? पाकिस्तान से डर जाएंगे हम? चाइना से डर जाएंगे? किसी भी घटना, कुछ नहीं होगा ना। हम लोग बहुत बहादुरी से मुकाबला करेंगे और ज्यादा मजबूती से मुकाबला करेंगे। डर थोड़ी जाएगा कोई। तो मकसद क्या है? इंडिया को डराना नहीं है। मकसद सबको पता है, देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चलता है। जब तक ये संविधान है, कोई इस मुल्क की सरजमीन को टच नहीं कर सकता। जब तक ये आरएसएस वाले हैं तो चाइना कुछ हिम्मत कर भी पा रहा है। ये हट जाएंगे तो वापस ले ली जाएंगी चाइना से भी जमीन। तो ये सब जानते हैं कि एक ही फॉर्मूला है, और वो है भारत को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाओ। अब बताइए आप मुझे कि क्या अगर ये पाकिस्तान अगर सच में सिर्फ भारत का नुकसान करने का रास्ता ये देख रहा होता आतंकवाद, तो क्या वो किसी नॉन मुस्लिम से नहीं कराता? ये नहीं, पाकिस्तान को पता है, चाइना को पता है और आरएसएस को पता है
जो आरएसएस खुद भारत को कमजोर करना चाहती है, बाबा साहब का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहती है, उसको भी पता है भारत किसी चीज से कमजोर नहीं होगा, सिर्फ एक चीज से कमजोर हो सकता है, उसकी वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके। अजीत डोभाल जी तो खुद कह रहे हैं कि आईएसआई ने जो है मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को अपना एजेंट बनाया है तो देश के अंदर। तो फिर ये नैरेटिव उनके लोग क्यों चला रहे हैं? फिर आप अजीत डोभाल जी की बात में आ गए। मोदी जी की कितनी मीठी मीठी बात वायरल हो रही है है उनकी ये पोस्ट। नहीं, वायरल तो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अजीत डोभाल जी भी आरएसएस के टच के लोग हैं ना, मतलब वो भी तो एक आरएसएस के मेंबर हैं, तो वो भी सच नहीं बोल सकते। फिर बाप जब सच भी बोलेंगे तो उसमें कुछ छुपा होगा। ये हम जैसे लोग भी तो है ना, हम लोगों को भी तो बेवकूफ बनाने की चेष्टा करनी है ना। क्या मकसद लग रहा है इस बयान के पीछे? कोई मकसद नहीं है अपने आप को अच्छा बन के दिखाना। भाई हर समझदार व्यक्ति तो, मैं कोई ये बहुत मुश्किल काम थोड़ी है जो मैंने अभी आपको बताया, पाकिस्तान को ही कराना होता। और डोभाल साहब बोल ही रहे, नॉन मुस्लिम से भी करा सकते थे ना ये काम। भाई दहशत तो फिर भी उतनी फैलती, बम से जितने दहशत फैल सकती है वो हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी करे, फैल सकती है ना दहशत। हिंदू और मुसलमान क्यों करना है? तो डोभाल साहब कर क्या रहे हैं? इस्तीफा दे रहे हैं वो कि पाकिस्तान ने जो हमारे इतने सारे वो बना लिए, एजेंट्स बना लिए भारत में, इस्तीफा देंगे क्या? वो उनका काम है ना, ये देंगे इस्तीफा? वो नहीं देंगे। बेटे को अपने वापस भारत का नागरिक बनवाएंगे, किस किस से बिजनेस कर रहे हैं उनके सुपुत्र, उसको दोबारा ठीक कराएंगे? बताइए। देखिए इनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए। और ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और दिखाते कुछ और है। यही तो आरएसएस है, और क्या। अभी क्या लग रहा है जिस तरीके से इस पूरे कांड के अंदर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है? अभी तक कहा जा रहा था कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, अब तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी पैदा हो रहे हैं। देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहता हूँ, हर एक कमजोर वर्ग के लिए मैं ये कहता हूँ, अपनी लीडरशिप अगर आप दुरुस्त नहीं करोगे, जो कि आरएसएस के मेंबर्स हैं, सारी हमारी सब कमजोर वर्गों की जो टॉप लीडरशिप है वो सब आरएसएस के मेंबर्स हैं, मुसलमानों के खास तौर पे, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा जो मेन काम है ना हिंदू मुसलमान करने का, वो उसका फायदा मिलता है। तो जब तक हमारी बात नहीं सुनोगे आप लोग, ये तो होता ही रहेगा। बहुत एक बहुत बड़ा मुहिम चली क्या कि जी पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो। कर ली पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई से पहले संविधान की रक्षा करो। पढ़ाई लिखाई का काम तभी आएगा जब आप अपने जो संविधान का प्रयोग करके अपनी हिफाजत तो करो। मैं कितनी बार बताता रहा हूँ कि मैं कितने टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के केसेस कर रहा हूँ, वो सब पढ़े लिखे ही तो थे। पढ़ाई लिखाई का प्रयोग करो, किस लिए? संविधान को लागू कराने के लिए, तब हिफाजत होगी। मत सुनो हमारी बात, आज नहीं सुनो, मत सुनो। मैं तो अब थक गया हूँ कहते कहते। अभी भी जाओ, सारे के सारे जो हमारे ये जो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, अब फिर पहुंच जाएंगे इसकी पैरवी करने और केस गलत लड़ेंगे जान के। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, हर केस में ऐसे ही होता है। और फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी थोड़ी, भटकल में क्या हुआ? भटकल को क्यों निशाना बनाया गया? सीकर को क्यों निशाना बनाया गया? जहां जहां ये अब जो जामिया और एएमयू को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जहां जहां कोई भी कमजोर वर्ग के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहेंगे, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लड़ाई। और फिर ये भी बोलेंगे कि मुस्लिम पढ़ते लिखते नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़ते लिखते लोग नहीं है, रिजर्वेशन मांगते हैं। और जब रिजर्वेशन के जरिए या किसी और जरिए अंदर आ जाएंगे तो उनके खिलाफ एनएफएस लगाएंगे, उनके खिलाफ प्रताड़ना करेंगे, इंटरव्यू में फेल करेंगे। ये है इनके काम। तो अब जिस दिन अम्बेडकरवादी लोग हमारी बात सुनने लगेंगे, उस दिन सोल्यूशन की तरफ बढ़ने शुरू करेंगे। वरना सबसे पहला काम जो करना है हमें, अपनी लीडरशिप को बदलना है, हर एक कमजोर वर्ग के लोगों को। लेकिन सर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अनपढ़ मुसलमान है वो छोटा आतंकवादी है, और जो बड़ा पढ़ा लिखा मुसलमान है वो बड़ा आतंकवादी है। बड़ा और छोटा आतंकवादी में फर्क मुझे तो नहीं आता। बड़े आतंकवादी, अगर हम आरएसएस के पैरेलल चलें तो ऐसा बोला जाएगा कि जो कुर्लूकर नाम था, क्या नाम था उनका, जो वो इसरो के DRDO के राज भेजते पकड़े गए थे, कुछ ऐसा नाम था उनका, वो छोटे आतंकवादी हैं और मोहन भागवत जी बड़े हैं, ऐसा कहा जाएगा क्या? ये तो सब मजाक की बात है ना, इन सबको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी होता है, बड़ा और छोटा नहीं होता। जो वो घटना करता है उससे बड़ा और छोटा होता है। ये सब आरएसएस के नैरेटिव में आप लोग फंसते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग तो समझदार जर्नलिस्ट हैं, इन सब की बातों में बताएं।